तो ये हमारा एथिक्स आंसर राइटिंग पर लेक्चर 5 है। अगर आपने मेरे इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लीज़ उसे देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये वर्ड कहाँ से आया? तो देखिए, डेनियल गोल्डमैन एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस किताब को लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये किताब देखो इतनी फेमस है कि आज ये हमारे यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। तो उस किताब में उन्होंने बहुत कुछ बताया, जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका आईक्यू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर आपको जॉब में सक्सेसफुल होना है तो आपको ईक्यू चाहिए, इमोशनल कोशेंट। बताया कि जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों पर इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाएंगे तो किस तरह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि अगर आप घर गए, है ना, और आपकी वाइफ ने आपसे पूछा कि आप क्यों लेट हो गए, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसे चिल्लाकर बोल सकते हो कि एक तो मैं इतनी लेट आया हूँ और इतने सवाल जवाब कर रही हो, या आप सिंपली आंसर लेट होने का रीज़न बता सकते हो, प्यार से बता दिया। तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले इमोशन को भी जानोगे, उसे समझोगे, तो लॉन्ग टर्म में इससे एक लॉयल्टी डेवलप होगी। और यही रिलेशनशिप ऐसे ही बॉस और एम्प्लॉय का होता है। तो अब हम इसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि एक ब्यूरोक्रेसी में ये कैसे हमें एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ना ये हर साल टॉपिक मतलब क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, और सिर्फ सिंपल यही तरीका होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इससे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसकी वर्तमान में रेलिवेंसी क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमें इसमें यही सब पढ़ना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ना क्वेश्चन ही उठाया है। हम क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 2020 का क्वेश्चन देखिए कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न, डिस्कस। कि इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक क्या है, क्या इन्हें सीखा जा सकता है, और आप उस पर चर्चा कीजिए। तो अब क्या है, हम उसको डेफिनेशन बताएंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं। देखो, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति तर्कसंगत और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, भले ही उसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव हो। उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का क्या मतलब है, और ये भावनाएं अन्य लोगों को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो ये हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बता दी कि अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो हम क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम खुद को ही समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। इसके साथ साथ हम दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, जिससे क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो इसलिए ये बता दें कि हम इमोशनल क्वेश्चन को ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बजाय कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के। अब डेनियल गोल्डमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, कंपैशन, है ना, आत्म जागरूकता, स्वनियमन। अब कह रहा है कि इसे विभिन्न तरीकों से हम सीख सकते हैं। तो कैसे सीखेंगे, तो आपको भी ना ये सीखने की कोशिश करनी है ना। सिर्फ इसे अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें भी इसे सीखना है। सेल्फ अवेयरनेस, तो देखो हम कैसे सीख सकते हैं। हमें विनम्रता के साथ यह व्यवहार करना सिखाता है। सेल्फ रेगुलेशन क्या करता है, तो अगर हम ये वाले जो मूल्य हैं, ये वाले जो गुण हैं, अगर हम इनको अपने अंदर डेवलप करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, तो यह हमें जल्दबाजी में या भावनात्मक निर्णय लेने से रोकता है। एम्पैथी, सहानुभूति का गुण एक सफल टीम निर्माण या संगठन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप ये इसरो के संदर्भ में भी देख सकते हैं, विक्रम साराभाई। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, दूसरों के प्रति करुणा आदि सामाजिक कौशल भी इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने में मदद करते हैं। तो हमें ये वाले जो गुण हैं ये अपने अंदर अपनाना चाहिए, तभी हम इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकन के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, एपीजे अब्दुल कलाम, अशोक खेमका, मदर टेरेसा, अजित डोभाल, सत्येंद्र नाथ दुबे आदि की जीवनी को पढ़कर भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास किया जा सकता है। हम उनकी जो लर्निंग्स हैं उनको सीख सकते हैं ना, कि किस किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशन में किस किस तरह से डिसीजन उन्होंने लिए हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन के मार्क्स देखो किस तरह से बढ़ते हैं। हम जब इन सब नाम को मेंशन करते हैं ना, तो ये मार्क्स बढ़ते हैं। देखो कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देकर सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेट संस्कृति को सफलतापूर्वक रूपांतरित कर नवाचार तथा सहयोग में वृद्धि की, है ना। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि वित्तीय मंदी और नस्लीय तनाव जैसे संकटों के दौरान बराक ओबामा ने
शांत रहकर तथा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाकर उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। तो जब आप इस तरह के एग्जाम्पल लिखोगे ना तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं औरों से बजाय अगर आप थ्योरी वाला पार्ट लिखते हैं। अतः इस प्रकार कुछ लोगों में नैसर्गिक रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर पाया जा सकता है, परंतु अन्य लोग भी इसे सीख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड चलते हैं। देखो 2013 में भी इसमें आगे यही पूछा था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसके घटक क्या हैं, लेकिन बाद में बस ये लाइन थी कि यह व्यक्ति को कैसे नैतिक निर्णय में मदद कर सकती है। तो हमने सिर्फ इसमें वही पार्ट आपको बता दिया है ताकि आपको अगर जो 2024 में भी पेपर दे रहे हैं, 2025 में जो भी एग्जाम आएंगे, आप यहाँ से आपको देखना मिल जाएगा, आप यहाँ से कंटेंट उठा के वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति को निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करता है, अच्छे संबंध स्थापित करने में सशक्त बनाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ईमानदारी के साथ सामना करने में सशक्त बनाती है। जैसे अशोक खेमका, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, इनके बारे में दुर्गा शक्ति नागपाल हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा हम भारी प्रभावों से प्रभावित रहते हैं। जैसे अजीत डोभाल द्वारा विकट परिस्थितियों में भी इस भावनाओं का प्रबंधन करते हुए राष्ट्र का नेतृत्व। तो आपको कुछ लिखना है, फिर एग्जाम्पल बताना है, फिर कुछ लिखना है, फिर एग्जाम्पल बताना है। इससे ही आपके मार्क्स जो होंगे ना वो स्कोर करेंगे, ज़्यादा आएंगे। अब मानसिक शांति, तनाव से मुक्त होने में मदद, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। ईआई विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति जैसे मूल्य के विकास में योगदान करता है। अतः जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होता है उनमें सहानुभूति, साहस, ईमानदारी, दृढ़ता आदि मूल्यों का समावेशन पाया जाता है जो उसे नैतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो पता है अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना वो सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी रेलिवेंसी क्या है, कैसे ये हमें मदद करता है, इस पे आया। लेकिन जो इसकी लिमिटेशंस है ना कि इसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उस पर किसी ने बात अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो इन फ्यूचर इसकी जो लिमिटेशन है ना उस पर वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनात्मक रूप से बहलाना फुसलाना। जिन लोगों को पता है ना इसका, जिन लोगों में इसका डेवलप हो चुका है तो किस तरह से लोगों को बहला फुसला भी सकते हैं। जैसे उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं में हेरफेर करने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। आप देखो चुनावों के दौरान क्या होता है कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं, है ना, वो उसी टाइम, जातिवाद, ये सारी चीज उसी टाइम पे इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है, वरना अब भी तो हम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं ना, इस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही है कि उनको पता है कि पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करने वाली है, किस तरह से हमको चीज़ें मिलने वाली है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को जानते हैं और फिर हम पे ऐसे प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं उस चीज़ का। तो ये वही कह रहा है। रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी, व्यक्ति निष्ठता का जोखिम। अंतरात्मा के संकट के दौरान भावनाओं के प्रयोग में व्यक्तिगत निष्ठा को जोखिम हमेशा बना रहता है। जैसे हमारे में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास हो चुका है, अब हमें पता है कि अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना कि व्यक्तिगत बनाम सार्वजनिक हित, कि मैं अपने हित को पहले सर्वोपरि रखूं या फिर सार्वजनिक हित को, तो वहां पर हो सकता है कि अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप है तो वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको यूज़ अच्छे काम के लिए करने वाला है या बुरे काम के लिए करने वाला है। ओवर इन्फेसिस ऑफ इमोशन, भावनाओं पर अत्यधिक जोर। उच्च ईआई वाले व्यक्ति तर्क और निष्पक्षता के बजाय भावनात्मक मूल्य पर अधिक बल दे सकता है, पक्षपात निर्णय लेने की संभावना हो सकती है। लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का अभाव, अंतरात्मा के संकट के दौरान भ्रम और जटिलता के कारण गलत निर्णय भी ले सकता है। कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के कारण गलत निर्णय लिया जा सकता है ना। तो ये सारे उसके ना लिमिटेशंस हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक अंतर, भावनात्मक अभिव्यक्ति और धारणाएं विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। उच्च ईआई वाला कोई व्यक्ति भावनाओं की गलत व्याख्या कर सकता है। जैसे देखो आशाराम बापू और भी कितने सारे लोग थे, है ना, तो हम तो सीधा वो जो अपने जो ग्रंथ वगैरह उनको पढ़ते नहीं है, लेकिन जो लोग उनकी व्याख्या करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके भी लोगों को बता सकते हैं। तो ये वही चीज़ें कह रहा है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें डेवलप है वो इस तरह से इसका गलत यूज भी कर सकते हैं। सही परिणाम की कोई गारंटी नहीं है। ईआई के उच्च मानक सही नैतिक निर्णय और सर्वोत्तम परिणाम की गारंटी नहीं देते। कि अगर आप सोच रहे हो कि ईआई अगर डेवलप कर लिया तो सही परिणाम होना सुनिश्चित ही है, तो ये गलत सोच रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है। तो यही इसमें बताया गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन आया, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है
जो राष्ट्र के चित्त का विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर को तर्कसंगत व्याख्या करें। तो देखो हमने पहले घृणा को एक्सप्लेन कर दिया बस एक लाइन में कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, यह सर्वकालिक नियम है। अब घृणा से क्या होगा और प्रेम से क्या होगा तो बता दिया। घृणा तो गुस्सा, अपमान, असुरक्षा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, लेकिन वहीं प्रेम होगा तो क्या होगा, हम बेहतर इंसान बनेंगे, आत्मसम्मान की भावना आएगी, सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें। अब देखो घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक कैसे है उसे हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। और एग्जाम्पल हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अपने करंट अफेयर से, अपने जो प्राचीन समय वहाँ से लेकर आ रहे हैं। जैसे हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति उसकी घृणा ने उसकी बुद्धिमत्ता के अंतःकरण पर पर्दा डाल दिया। इस कारण जर्मनी में यहूदियों के लिए नरसंहार की घटनाओं को बढ़ावा मिला। ऐसे ही मध्य एशिया में आतंकवादी संगठनों की संकीर्ण घृणित भावना मानवता के समझ संकट पैदा किए गए, जैसे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और रशिया यूक्रेन का वार, ये सब भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो जो भी अभी हमारे करंट में चल रहा हो। हमारे देश में घटित होने वाले सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक वर्ग ही दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना जो संपूर्ण राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है, जैसे कि नूह हिंसा हरियाणा, ये 2023 की घटना है अगर आपको याद हो तो इसी तरह से कोई अगर घटना घटित हो जाती है ना तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे आकर मेंशन कर सकते हो। तो एक बार कंटेंट प्रिपेयर कर लो, फिर जो भी एग्जाम्पल हो रहे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करंट अफेयर से एक्चुअल में उठाना क्या क्या है। इसलिए हमारी सिलेबस पे और PYQ पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्चुअल जो नीड है ना कंटेंट कम से कम उसको उठाएंगे बजाय बहुत सारा लिखने के। समाज में महिला अत्याचारों के पीछे भी कुछ लोगों की संकीर्ण घृणित मानसिकता होती है जो देश की स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। अब इसका समाधान क्या है तो वो भी हमने बता दिया कि नैतिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 की नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो इस पर बात भी करती है। योग के माध्यम से कानूनों व नियमों का हमें पालन करना चाहिए, मूल्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मूल कर्तव्यों का, सामाजिक सद्भाव की भावना, सांस्कृतिक विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसका समाधान है ताकि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं ये ना हो। अतः कहा जा सकता है कि घृणा व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है जो समाज व देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा है। अतः मानव के मस्तिष्क में प्रेम व अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेशन करना चाहिए, है ना। अब सुनो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी भावनाओं को आपके विरुद्ध करने के बजाय आपके लिए काम करने की क्षमता है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत है? चर्चा कीजिए। ये 2019 का PYQ है। तो सबसे पहले हम EI की डेफिनेशन बताएंगे, वो हम पहले बता चुके हैं। हाउ टू डेवलप EI डायग्राम, तो कैसे कर सकते हैं वो, एक सेल्फ रेगुलेशन है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो ये जो सारी चीज़ें उससे हम ये कर लेंगे। तो मैंने इसको ना बार बार ऐसे नहीं लिखा है, बस एक बार वहाँ लिख तो दिया ना उस क्वेश्चन में। मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन वहीं घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगर हम PYQ को ढंग से देख लेते हैं तो हमें फिर इतनी एग्जाम में इतनी चैलेंजेस का फेस नहीं करना पड़ता है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी भावनाओं को आपके विरुद्ध करने के बजाय आपके लिए कैसे काम करती है। जैसे अब हम आगे पढ़ते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति तर्कसंगत और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, भले ही उसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव हो। स्वनियम और नियंत्रण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख तत्व हैं जो व्यक्ति को जवाबदेह बनाते हैं। सहानुभूति रखने वाले प्रशासकों में स्वयं को किसी भी परिस्थिति में ढालने की क्षमता होती है। आत्म जागरूकता, आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्वास व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसके अभाव में व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। अभाव में, अगर इसका ना हो तो अभाव में। जैसे हम उदाहरण से बताएंगे, देखो जो उदाहरण एग्जाम्पल हम डालते हैं ना वही हमारे मार्क्स बढ़ाते हैं। बस जो आधा आधा मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होता है वो इन्हीं वजह से होता है। जैसे देखो कि 2017 में जो IAS अधिकारी मुकेश पांडे थे, बक्सर के DM में, ये कुछ कारणों से आत्महत्या कर ली। इसका मतलब क्या कि ये एग्जाम्पल हम कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ओनली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होने पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आती है। आप सोच रहे हो अगर आपके पास IQ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका EQ भी उतना स्ट्रोंग होगा। तो इनके पास भी मतलब क्या सिचुएशन रही होगी, व्यक्तिगत हित या सार्वजनिक हित, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा ना तभी इन्होंने आत्महत्या की। तो ये घटना क्या दिखाती है हमें, बुद्धिमत्ता की कमी को दर्शाती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी को दर्शा रही है। अब देखो वहीं हम पॉजिटिव एग्जांपल देते हैं जिनका EQ बहुत अच्छा है। वहीं कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिसमें EI ने व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, APJ अब्दुल कलाम, अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल। तो इतने सारे नाम हो गए आपके पास, इनको मेंशन करके आना है। ये जो आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। बाकी थ्योरी वाले पार्ट आप बस लिखे आएंगे तो उससे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बुद्धि के विपरीत नहीं है, यह दोनों का अनोखा मिश्रण है। ये है डेविड क्रूसो ने ये अपनी कोट में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2018 में आया, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है, महात्मा गांधी।
सही समझ के लिए इंटेलिजेंस क्वोशंट के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी आवश्यकता होती है। क्रोध और असहिष्णुता मन की शांति को प्रभावित करते हैं और स्पष्ट रूप से सोचना और निर्णय लेना संभव नहीं है। अब देखो कैसे प्रभावित करते हैं, तो हमने बस यहाँ पे दिखा दिया। क्रोध का प्रभाव क्या होता है, असहिष्णुता का क्या होता है, तो मन की शांति खो देते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है, निरंतर तनावग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति बना देता है, महत्वपूर्ण मूल्यों में समझौता कर लेता है, ऐसी मानसिक शक्ति शांति को प्रभावित करता है, सभ्य समाज और नैतिक प्रगति के विकास में बाधक है, धैर्य जैसे मूल्य को कम कर देती है, बेहतर निर्णय होना संभव नहीं है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। इसकी प्रासंगिकता हम विभिन्न संदर्भों में देख सकते हैं, जैसे कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा का होना, वही नूह वाला एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दो, नूह हरियाणा में जो हुआ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, विश्व युद्ध हुए, हिटलर जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में सिविल सेवकों में क्रोध व असहिष्णुता जैसे मूल्य का होना सभ्य समाज और नैतिक प्रगति के विकास में बाधक है। अब सुनो एक कोटेशन सुनो, यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर, सिमिलरली यू कैन नॉट सी ट्रूथ इन ए स्टेट ऑफ एंगर। तो आपको ये अपने रियल लाइफ में भी देखना है कि जब भी आप अगर गुस्से में हो तो प्लीज आप कोई भी डिसीजन ना लें, बल्कि रुकिए, एक दिन बाद उस पर सोचिए, फिर ही कोई डिसीजन ले। क्योंकि अगर गुस्से में आपने निर्णय लिया है तो इस लाइन को याद रखें, यू कैन नॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर, सिमिलरली यू कैन नॉट सी ट्रूथ इन ए स्टेट ऑफ एंगर। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को लिख कर इसका एंड भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है और मार्क्स भी आते हैं। चलो नेक्स्ट, तो इसलिए देखो हमने सारे क्वेश्चन जो थे ना यहाँ पे कवर कर लिए। तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसकी रेलिवेंसी क्या है, तो बस यही सब पूछना हो उसे घुमा फिरा के। अगर आप 2013 से लेकर 2023 के PYQ उठाते हो तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इनका यूज करती है इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरे के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, है ना। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी, योजना की शुरुआत कहाँ से की थी, खराब लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा से करी थी। और 2018 में जिसने बेहतर प्रदर्शन के कारण राजस्थान के झुंझुनू को इसे सभी जिलों में लागू करना व्यवहार परिवर्तन पर आधारित था। तो ये गवर्नमेंट भी इसी तरह से यूज करती है अपनी सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, इसलिए कि शुरुआत कहाँ से की, जहाँ सबसे खराब लिंगानुपात था, फिर जहाँ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया वहाँ इसको व्यवहार में लाया गया सभी जिलों में, वहां से उसको फिर लागू कर दिया गया, जैसे राजस्थान के झुंझुनू में। ऐसे स्वच्छ भारत अभियान में देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत के जो रोल मॉडल गांधी जी को प्रतीक के रूप में चुना जाना, जो आम जन को गांधी जी के आदर्शों से जोड़कर योजना को प्रभावी बनाता है, कि हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे, उन्होंने गांधी जी से जोड़ दिया और सभी की उनके लिए एक अच्छी भावना है मन में। ऐसी जो नमामि गंगे परियोजना थी, तो क्या ये हमारी संस्कृति में गंगा नदी के उच्च स्थान को दर्शाता है। जनधन योजना लोगों के धन से है, इसका मतलब कि जनधन योजना, लोग क्या सोचेंगे, जनधन मतलब हमारा धन, लोगों के धन से। नाम भी इसलिए स्कीम पे देखो सोच समझ के रखे जाते हैं। आयुष्मान भारत दीर्घायु होने की उम्मीद जगाता है। तो ये सारी चीजें, तो ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि हम इसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज है वो अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको अब मेरा ये इनिशिएट पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और इनिशिएट आपके लिए आगे लाती रहूँगी। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो पर हम उन पर बात कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।